आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है और पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। और जिनकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, पकड़ है, उनको फर्स्ट डिवीजन मिलता है और ईमानदार युवा पीछे रह जाता है। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में वोटिंग के लिए जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही नेताओं की तल्खी बढ़ती जा रही है। सभाओं में ताबड़तोड़ वहां रैलियां हो रही हैं और जिसकी जो इच्छा हो, खुला मंच है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने महागठबंधन की 5 कै के साथ में कटुता, कट्टा, करप्शन, 5 उन्होंने, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चाहिए मोदी जी को, वो डांस भी कर सकते हैं। खैर चलिए, पार्टियों की नजर में, नेताओं की नजर में तो ये मुद्दे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इन सब चीजों से हमारी बातों का हल नहीं होगा। समस्या हर कहीं हो सकती है, कोशिश भी की जाती है सरकारों की ओर से, लेकिन फिर भी मुंह बहाए खड़ी होती हैं जो वर्षों से वहीं पे स्थापित रहती हैं। उन पे चर्चा हो, अब पता नहीं पब्लिक नहीं सुनना चाहती ये चीजें या नेता बोलना नहीं चाहते। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और नेताओं के बोल को लेके हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक उमेंद्र दादिश साहब हैं। भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी जुड़ रहे हैं। मैं उमेंद्र जी, क्योंकि देखिए दुनिया ने, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत सीमित कर दिया है। पहले ये पता चलता था कि किसने क्या कहा तो अगले दिन ही पता चलता था, और हम जैसे जर्नलिस्ट भी अगर कोसों दूर कहीं है तो उसी से फॉलोअप स्टोरियां निकालते थे। लेकिन अब इधर सामने अगर कोई नेता संबोधित कर रहा है, वो बिहार के जिस व्यक्ति को जितनी जानकारी है वो मीलों दूर बैठे आपको और मेरे को भी है। अगर कहीं मिस भी होता है तो सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से भी पता चल जाती है। तो अब ये नहीं है कि ऐसा हुआ था क्या, बस थोड़ा सा आपको सावचेत रह करके उसको देखना है, बाकी सब चीजें आपके पब्लिक डोमेन में हैं। बयान किसी से छिपे नहीं है, बयान बोले जा रहे हैं, बयान पहली बार नहीं दे जा रहे हैं, अक्सर ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन क्या वाकई चुनाव प्रचार, आपने तो कई इलेक्शन भी देखे हैं, किस दौर में जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि आपने, हमने सबने अटल जी का युग भी देखा है, भैरव सिंह शेखावत जी का युग भी देखा है, इन सब का युग देखा है, और उस समय हमने परशुराम मदरणा जी को कांग्रेस के नेता के रूप में भी देखा है, अशोक गहलोत जी को भी देखा है। ये आप ये देखिए उस समय कितना बढ़िया होता था, केवल नीति की बात होती थी, विचारों की बात होती थी, विकास की बात होती थी। अब तो बात यह है कि मैं कितने भद्दे शब्द बोल सकता हूँ, 1 सेकंड में लोगों से कितनी वाहवाही ले सकता हूँ, तालियां बजवा सकता हूँ, इस बात का चुनाव हो गया। चाहे मैं ये नहीं कहता कि चाहे कोई सी पार्टी, चाहे मेरे अगल बगल दोनों बैठे हैं, इनकी दोनों की पार्टी का ही हाल है। कभी कोई किसी बड़े नेता को किसी के लिए जर्सी गाय बोल देता है, कभी ये कहता है कि आप ये वोटों के लिए नाच सकते हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी ने जो बात कही, मुझे लगता है शायद इन्होंने छात्र राजनीति की बात की है। महारानी कॉलेज में मैंने प्रत्याशियों को खूब नाचते हुए देखा है। तो ये सब बातें है ना, ये लगता है, ये सब बातें लगता है कि अभी इनमें एक संवेदनशीलता और जो गंभीरता है उसकी आवश्यकता है। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए थोड़ी गंभीरता और धैर्यता आवश्यक है। अटल जी के जो भाषण आप आज भी हम देखते हैं, वो जो अपनी बात कहते थे, उनका जो रोष होता था, जो उनकी प्रतिक्रिया होती थी, उसमें भी लोगों को आनंद आता था। मैंने वो स्थिति देखी है, आपने भी देखी है, जो उनकी यहाँ सभा होती थी, विपक्ष के लोग भी उनका भाषण सुनने के लिए जाते थे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हमारे, मैं वोट किसको दूं किसको नहीं दूं, ये बात अलग है,
लेकिन नेता एक हम लोगों के लिए आदर्श होता है। नेता जो बोलेगा उसी प्रकार की, इनकी दोनों की इकाई है, इनकी एनएसयूआई है, इनकी एबीवीपी है, उनकी नेताओं को भी इससे एक प्रशिक्षण मिलता है। वो ये देखेंगे कि हमारे नेता किस प्रकार के बोलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनको किस प्रकार का बोलना चाहिए। यदि आप ही बिगड़े शब्द बोलोगे तो वो तो भैया आपसे 10 कदम आगे वो गाली गलौज पे भेजेंगे। बिहार चुनाव में जिस प्रकार से मां की गाली दी गई, जिस प्रकार से कहा गया कि ये छठ का महोत्सव है, ये इसको तमाशा, देखिए हमको किसी भी, चाहे ईद हो, चाहे त्यौहार हो, दिवाली हो, इनको चुनाव के बीच में नहीं लाना चाहिए। त्यौहार है, सबका अलग अलग मनाने का ढंग होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी को ही दोषी नहीं मान सकता। इसके लिए जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि हम जो बोलते हैं, आज मैं मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ बोलूंगा तो मेरे शब्दों का देश में क्या संदेश जाएगा, इस बात का होना चाहिए। अब मैंने बहुत मतलब ये देखा है कि मुझसे ज्यादा कवरेज तो शायद आपने अटल जी का किया होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। बड़े बड़े नेताओं को, इंद्र कुमार गुजराल, सबको देखा है। उनकी भाषा कितनी अच्छी होती थी, लिखे जाते थे, जो सुनने वाले उनके शब्द को अपने डायरी, मैंने ऐसे श्रोताओं को देखे जो उनकी सभाओं में डायरी पेन लेके बैठते थे कि क्या बोला, क्या उन्होंने उदाहरण दिए, वो लिखते थे। अब स्थितियां हो गई कि उदाहरण की गाली गलौज। मैं तो ये समझता हूँ शायद आने वाले दिनों में, मैंने तो ऐसे भी देखा है योगेंद्र जी, कई नेताओं ने तो अपनी शर्ट घुमाई है, शर्ट घुमाते हैं मंच में। अरे क्या मैसेज देना चाहते हो आप देश के भाग्य विधाता है, लोकतंत्र के आप प्रहरी हैं, कुछ तो सीखो। जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? तो मैं ये कहता हूं कि गालीबाजी, इसकी हमारे जयपुर में गालीबाजी होती थी, उस गालीबाजी, लेकिन फिलहाल तो पटना, हाँ नहीं, मैं जयपुर का हूं इसलिए थोड़ी सी बात तो कहूंगा कि जो जयपुर की गालीबाजी पूरे देश में फेमस होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जयपुर की गालीबाजी को तो इन्होंने, पटना वालों ने, बिहार वालों ने बहुत पीछे छोड़ दिया। और ये बिहार वालों को नहीं कह रहा मैं ये कहता हूं कि हमारे नेताओं ने इनको पीछे छोड़ दिया। यानी अब ये हो सकता है कभी कभी गालीबाजी की बात होगी तो मंच लगाया करेंगे होली दिवाली में, ये साहब कांग्रेस की तरफ से ये गालीबाजी है और बीजेपी की तरफ से ये गालीबाजी। तो गालीबाजी नहीं, आप नीतियों की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, हम क्या करने वाले, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी। दोनों ही पार्टियों ने अपराधियों को टिकट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, मैं तो ये कह सकता हूं कि दोनों ही पार्टियां, कि सांसद हो चाहे विधायक हो, एक नंबर की झूठ बोलते हैं। आप एफिडेविट देते हो चुनाव जीतने के बाद में, लोकसभा चुनाव में ये आपको 90 लाख का है खर्चा करने का, सब झूठ बोलते हो। 90 लाख में चुनाव जीत के आ जाओगे क्या? विधानसभा चुनाव आप 35 लाख का है, 35 लाख में चुनाव जीत के आ जाओगे? तो ये जब लोकतंत्र के रक्षक ही जो झूठ बोलेंगे, गालियां देंगे, तो हम किस प्रकार के लोकतंत्र की रक्षा की बात कर सकते हैं? तो बात यह है योगेंद्र जी कि इसके लिए न मैं दोषी बीजेपी को मानता हूं, न कांग्रेस को मानता हूं। शायद इन लोगों को लग गया कि शायद भीड़ को इकट्ठा करने का, भीड़ में कुछ समय का माहौल बनाने का, क्यों मुद्दे जब आपके पास नहीं होंगे तो आप गलत बातें बोलोगे। मुद्दों से भटक के यदि बात बोलेंगे तो कुछ समय के लिए आपको तालीबाजी हो सकती है, ताली बज सकती है, आपकी वाहवाही हो सकती है, लेकिन भविष्य में जाके आपको एक अच्छा नेता नहीं माना जाएगा, आपका कोई उदाहरण नहीं दिया जाएगा। आज जैसी बात होती है, मैं बार बार अटल जी को कोट कर रहा हूं, अटल जी की जो भाषण है, मैं आज भी उनकी पुरानी जो देखता हूं, वीडियो उनकी देखता हूं, आनंद आ जाता है। जब उनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास आया था, किस प्रकार का उन्होंने भाषण दिया, आज भाव विहल हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार की बात कही है। ये नेता हमारे आदर्श है, इनको आदर्श बनाने के लिए इनको अच्छी बातें कहनी होगी, इनको ये देखना पड़ेगा। चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन आप जहर मत घोलिए। चुनाव का भी 10 दिन का 5 दिन का खेल है, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा वेमन से मत भरिए कि बीजेपी कांग्रेस के जो छोटे सा कार्यकर्ता वो लठली के सामने खड़ा हो जाए। आप ऐसा बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक चिंता का विषय है, ये गिरावट नहीं आनी चाहिए। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान से मिली है और मंच खुले होते हैं, इलेक्शन का दौर होता है, कहा जाता है, लेकिन गिरावट नहीं आनी चाहिए। मर्यादित भाषाओं का प्रयोग हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक रहे। लेकिन एक पार्टी कहती है कि नहीं, हमने तो बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में कहा है, दूसरी पार्टी कहे कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, हमने फैक्ट्स के साथ में कहा है। खैर, ये राजनीतिक दलों को तय करना है, इसमें कोई राइडर नहीं है। और लेकिन हाँ, अगर एक विशेष गिरावट आती तो बिल्कुल इसके लिए कुछ नियम कायदे भी हैं। भाषा का ख्याल जरूरी है। और मैं तो उन लोगों को कहना चाहूँगा, खासकर छुटवैया नेताओं को, कि देखिए, ये दौर ऐसा है राजनीति का कि एटलीस्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, किसी पे इतनी उंगलियां भी मत उठाइए कि कल को आपको उसी पार्टी के साथ गलवाइयाँ करनी पड़े या उस पार्टी में भी जाना पड़े। तो कम से कम इतना तो रहम करिए कि नज़र मिला सकें, हाथ मिला सकें। क्योंकि यहाँ मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, दुनिया जानती है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी विरोधी और दोस्त नहीं होता है। कब कौन किसके साथ बैठ जाए कोई पता नहीं है। तो मैं प्रतीक सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपके नेता कह रहे हैं कि मोदी जी डांस कर सकते हैं और फिर आप अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। योगेंद्र जी, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। 2024 आएगा।
अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अगर इनको अपने वोट अब ये देखिए 2024 में एक चुनावी रैली थी, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और कहते हैं कि विपक्ष वालों को मुजरा करना हो तो भी करें। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि किसी मीडिया वाले ने उस पर कोई डिबेट या कोई चर्चा नहीं की। अब आप ये खुद तय कर लीजिए कि मुजरा ज्यादा अच्छा शब्द है कि डांस ज्यादा अच्छा शब्द है, या ज्यादा डेरोगेटरी शब्द कौन सा है, मुजरा है या डांस है। और ये बात बिल्कुल तथ्य के साथ में है, क्योंकि आपने देखा होगा 2020 का भी जब चुनाव हुआ था तो लिट्टी चोखा खाने चले गए थे, 2015 के चुनाव में भी हुआ था तब भी लिट्टी चोखा खाने चले गए थे। और अभी भी एक नई यमुना बनाई थी, बीच में एक बाउंड्री लगा करके गंगा का जो साफ पानी है वो ला करके एक अलग से घाट बना लिया, उसी के लिए कह रहे थे। और जब वो पाइप सामने आ गया, जब खबरें सामने आ गई कि साफ पानी ला करके घाट बनाया गया तो मोदी जी गए नहीं। तो इसके अंदर गलत क्या कह दिया, आप मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जो देश के लिए काम है या 2014, 2019, 2024 में जो वादे किए उन वादों के अलावा सब सारे काम करते हैं, चुनावों में घूमते रहते हैं। आप मुझे बता दीजिए 2023 में या वादा किया था, 2018 में वादा किया था, 2019 में वादा किया था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना देंगे, आज तक बना दिया? नहीं बनाया। ये 2 साल की भजन लाल जी की सरकार भी चली गई है, राम एक नए उसका वो करती सर पटना बिहार। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कह रहा हूं। वो जितने वादे करते हैं सब जुमले हैं, सब चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात कर लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी की बात कर लीजिए, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कर लीजिए। और अब जाकर के वो कह रहे हैं कि आप हमें 1 टर्म और दे दीजिए बिहार में, 1 टर्म और। अरे 20 साल से सरकार है, 20 साल से प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी और नीतीश कुमार की जो जेडीए वो मिलकर के सरकार चला रहे हैं, अब भी और एक और टर्म मांग रहे। 20 साल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हैं, हमने देखा है कि राजस्थान में तो 5-5 साल में सरकारें बदलती है और 5 साल के कार्य काम के ऊपर जो है वो वोट मांगे जाते हैं। और नीतीश कुमार जो है वो अपने 20 साल के काम पे भी वोट नहीं मांग रहे। तीसरी बात अभी जो चर्चा हो रही थी छठ की, आप में से मुझे नहीं लगता कि शायद कोई उससे जुड़ा हुआ हो, क्योंकि मेरी पत्नी बिहार से ताल्लुक रखती है, तो मुझे पता है कि छठ की क्या महत्वता है। और वाक्य में जो महत्वता का तो पता है, हो सकता है डिटेल ज्यादा वो नहीं, महत्व तो यही है कि हमारी आस्था का महत्व। तो वो जो मोदी जी, जो राहुल जी ने बोला कि आप उसको जो इस तरीके से दिखा रहे हैं या अलग से जो गंगा का पानी लेकर के, ये नाटकबाजी ही है। क्योंकि जो पर्व है, जो छठ का पर्व है, वो आस्था का पर्व है, वो नाटकबाजी का पर्व नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे अगर बहता पानी नहीं है, नदी नहीं है, तो तालाब के अंदर घर के ऊपर टंकी बना करके भी लोग उसमें खड़े होकर के पूजा करते हैं। तो भाई आपके अंदर अगर मोदी जी के अंदर आस्था थी या बीजेपी के किसी नेता के अंदर आस्था है, छठ के अंदर आस्था है, तो अपने घर पे पूजा कर लीजिए, उसमें कोई इस तरीके की बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ नाटकबाजी, नौटंकीबाजी है वोट लेने के लिए। लेकिन बिहार की जनता समझती है कि 20 साल में जब कोई काम नहीं हुआ है तो अब भी कोई काम नहीं करेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए अटल जी, सुना आपने कि 20 साल से सरकार और जो कुछ कहे जा रहे हैं, मुजरा और डांस दोनों में से ज्यादा डेरोगेटरी है, दोनों में से ज्यादा अच्छा शब्द कौन सा है? कथक अच्छा। हाँ जी, कि बेसिकली होता ये है योगेंद्र जी कि इनकी नोटंकी तो प्रेरणा है। जब राहुल गांधी केरल के अंदर जाते हैं और क्रॉस का निशान लगाते हैं और वहां पर मतदाताओं के सामने गोकुशी को ठीक ठहराते हैं, तो ये ठीक बात है। और है ना, दूसरा वाराणसी में जनेऊ पहनते हैं और अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, तो ये प्रेरणादायी चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह की ये चीजें, और ये आप कह रहे हो डांस और ये मुजरा, अरे भाई जब आप किसी को हिंदू आतंकवादी कहते हैं, कभी सोनिया जी मौत का सौदागर कहते हैं, कभी चौकीदार चौर है कहते हैं, कभी लोकसभा में कहते हैं कि डंडे से मारूंगा, ये सारे शब्द 140 से ज्यादा अब तक गालियां दे चुके। और उपेंद्र जी बहुत सही बात कह रहे थे, उमेंद्र जी कह रहे थे कि भाई वास्तव में जितने भी जो बहुत उच्च पदों पे हैं उनको भाषा में मर्यादित होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा को लेकर ही डाउन द लाइन जितने भी जो नेता हैं या दायित्ववान हैं और लोग हैं वो सारे के सारे उसी भाषा का प्रयोग करते हैं।
और देखिए हम बहुत स्पष्ट करते हैं कि विचारों की राजनीति को हम प्रेरित करते हैं कि भाई ये वैचारिक मतभेद है, मनभेद होना ही नहीं चाहिए। हम तो कहते थे कि भाई गहलोत साहब जिस तरीके से सचिन पायलट साहब को उप मुख्यमंत्री बन के गद्दार और निकृष्ट कहते थे, हम कहते थे भाई ये भी तरीका ठीक नहीं है। आप अपने ही को स्टेज पे अंदर कमरे में कुछ भी कहो, आप कम से कम स्टेज पे ना कहो। क्यों? कि फिर वही डाउन द लाइन नीचे तक जाती है, वही मंत्री वगैरह दूसरे लोगों से उसी तरह का व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार की बात है। देखिए ये बहुत सारी चीजें लिखी जाती है संविधान में कि ये राइट्स हैं, ये राइट्स हैं, लेकिन राइट्स होना नहीं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इसको भी सभी को ध्यान में रखना चाहिए। मैं किसी एक की बात करना ही नहीं चाहता कि उसने ये कहा या उसने ये कहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि चीजों को प्रेरणादायक बनाओ कि लोगों को आनंद आए। छठ का पूजन का महत्व समझाओ। कोई अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो सभी के लिए एक दृश्य के रूप में, प्रेरणा के रूप में है, और उसको आप करते। अब आप मनोभाव किसी का भी कैसे पढ़ेंगे? कोई मन का कोई तरीका है क्या? तो ये नहीं है, इस तरीके से होता नहीं है। मैं एक बात जानना चाहूंगा अटल जी, एक चीज बताइए कि बादशाह की गिरावट, नैतिकता का पतन, मैं हालांकि एक ही तबके को दोषी नहीं मानता इसके लिए कि राजनीति में हो रहा है, सभी जगह ये हाल हो रहा है, ये ध्यान देने की आवश्यकता। लेकिन फिलहाल क्या चुनाव चल रहे हैं, मैं तो उसमें जानना चाहता हूं कि एक ही पार्टी की ओर से ऐसे बाउंसर आ रहे हैं कि भाषा की मर्यादित भाषा नहीं बोलने के, कि सभी तरह से हो रहे हैं। लेकिन एक बात को मैं आपकी को अप्रिशिएट करूंगा, और मैं तो सभी से कहता हूं कि विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी के बीच में ऐसे मनभेद नहीं होने चाहिए। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। एक स्वस्थ राजनीति का माहौल पैदा करना तो वास्तव में इस मंत्र को हमें सबको याद रखना भी चाहिए। लेकिन ये जो मेरा सवाल है कि क्या एक ही तरफ से आ रही है, सभी तरह गिरावट दिखाई दे रही है? देखिए योगेंद्र जी, इसमें भी हम नहीं पढ़ना चाहते, और आप भी, मैं तो जितने भी जो न्यूज चैनल है उसमें भी नहीं। एक मैसेज सबके लिए होना चाहिए कि भाई आप बड़े दायित्ववान जो भी व्यक्ति हैं इस देश के, जो भी प्रतिष्ठित हैं, उनको भाषा मर्यादित यूज करनी ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब रही बात, देखिए आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर में बोला, इन्होंने कहा प्रतीक जी ने कि 20 साल हो गए आपको राज करते हुए, लेकिन प्रतीक कुछ टाइम बीच में ये भी आए थे। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस और आरजेडी अगर दोनों का अगर अपन संयुक्त योग देखें तो 28 साल राज किया, और 28 साल में जो जंगल राज की स्थापना की उसमें 5, मैं अपहरण की तो बात ही नहीं की प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा 5 के ही पर्याप्त है इस जंगल राज की स्थापना करने की। हाँ, ए जोड़ा ही नहीं। वो कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये 5 से ही जंगल राज स्थापित हो गया था वहां। और इस जंगल राज आज देखोगे तो देखिए पहले बिहार में उद्यमिता बहुत ही किनारे हो चुकी थी, वो उसकी गिनती गरीब राज्यों में आने लगी थी। वापस से नीतीश कुमार जी के आने के बाद में वापस से ठीक होने लगा है, चीजें वहां बेहतर होने लगी है। और हम आज भी यही कह रहे हैं ना, आज भी कह रहे हैं कि भी उद्यम और उद्योग, सर ये 2 चीजों की जरूरत है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को आप लोग भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, मोदी जी खुद ही बिहार में लेकर जाकर के और उनको उनके कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया था, आपको मालूम होगा। देखिए तभी इसी वजह से मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि ऐसे शब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए कि कल किससे हाथ मिलाना पड़े, गले भी मिलना पड़ सकता है। हाँ, तो नहीं, देखिए शब्दों की तो मर्यादा सभी, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और रखनी चाहिए, सभी को रखनी चाहिए। और उसमें भी नहीं जाना चाहते कि कौन सी पार्टी क्या पार्टी। मैं तो ये कहता हूं जिसका जितना बड़ा पद उसको उतना ही मर्यादित ज्यादा होने की जरूरत है। बिल्कुल, हम प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, कार्यकर्ता उसे फॉलो करते हैं। जैसे उमेंद्र जी ने पहले बताया कि नीचे के कार्यकर्ता भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं, ऊपर के नेता कैसे करते हैं। विचारों को रखें। आपको हो सकता है हमारी कोई नीतियां ठीक नहीं लगती हो, आप कटाक्ष करें, आप उसको बहुत अच्छे से शब्दों से भी नवाज सकते हैं। पुराने इन्होंने उदाहरण दिया ना अटल जी, ऐसे ही बहुत सारे थे। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लीडर हुए हैं जिन्होंने, जो कि अपनी बात रखते थे तो व्यंग्यात्मक रूप से रख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो रखी जा सकती है। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे उमेंद्र जी, साफ इस तरीके से गालियां देना ये ठीक नहीं। वापस आ रहा हूं। खैर, मन से देखे गालियां तो कोई भी नहीं देता, लेकिन हमें लगता है कि ओछी भाषा का प्रयोग करता है। हालांकि भारत के राजनेताओं के लिए मैं ये तो कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट नेशनल पार्टियों में जो बैठे हैं, व्यंग तंज ये बात एक अलग होती है, कह सकते हैं, लेकिन गाली तो कोई, जिसको हम गाली की डेफिनेशन देते हैं वो तो कोई नहीं देता। लेकिन आपको लगता है उमेंद्र जी की पहले के चुनाव, मैंने बहुत अच्छे से मुझे ध्यान है कि
मिट्टी हाथ में लेकर के भी फेंक देते। तो वो दौर तो देखता ही नहीं, तो पता नहीं कितनों की कमर तोड़ दें, अब तो बहुत ही बुरा हाल है। काले झंडे दिखाना ही बर्दाश्त नहीं होता है, वो दौर भी आपने देखा होगा। हाँ, काली टी शर्ट खुलवा देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, और कहीं पे डीजे बज रहा है उसके कपड़ा चेक कर लेते हैं कि काला कपड़ा तो नहीं यहाँ पे। ये स्थितियां बनती है और फिर कई दिन तक फिर वो लट चलते हैं पुलिस के उन लोगों पे, सरकारों को खुश करने के लिए। वो दौर तो क्या लगता है आपको कि भाषाएं तो पहले भी खूब बोली जाती थी, हाँ व्यंग कसते थे, तंज कसते थे, तो नेताओं की सहन शक्ति कम हो गई या फिर कुछ दौर बदल रहा है? पहले भी बहुत कुछ होता था, आजकल तो काले झंडे तो देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए योगेन जी, अटल जी की सभा हुई थी अलवर में, एक व्यक्ति उसमें काला झंडा लेके आ गया, तो अटल जी के शब्द थे ये मुझे नजर न लग जाए इसलिए काला झंडा लेके आया है, काला तिलक लगाने के लिए आया, माला लगाती है। तो पहले के नेताओं की सहनशीलता थी, वो जानते थे कि जब हम कहीं जाएंगे तो सब हमारे कोई जिंदाबाद करने वाले होंगे नहीं, आक्रोश भी होगा, विपक्ष के लोग भी आएंगे, तो उनकी सहनशीलता समाप्त हो गई और समय भी बदल गया। समय ये हो गया कि अब ये होने लग गया कि देखिए पहले क्या है कि इतने साधन संसाधन नहीं थे, बात दब जाती थी। अब क्या है, साधन संसाधन हो गए, आपने जैसा भी बताया कि एक सेकंड में बात पहुंचती है। अब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने कुछ भी किया, गाली निकाली, कुछ भी किया, झंडा दिखाया, वो पार्टी में एक सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। उसका देखो ये अमुक व्यक्ति हिम्मत वाला है, इसने अमुक व्यक्ति को ये शब्द कहा। यानी अब क्या है कि व्यक्ति का क्या है कि विकास कैसे होने लग गया, उसकी आक्रामक जो शक्ति है उससे उसका विकास होने लग गया। यानी देखने लगे पार्टी ये दबंग है, आप उसको दबंग की श्रेणी में लाने लगे। उसको ये नहीं कहते, किसी भी पार्टी ने यदि कोई गलत बोलने वाले के खिलाफ एक्शन लिया हो तो मुझे तो याद नहीं है कि इसने ऐसा किया हो। दोनों पार्टियों को चाहिए कि यदि आपकी यहां से कोई पक्ष या विपक्ष के नेता को गाली निकालता आप उस पर एक्शन लें, आप उसके खिलाफ FIR लिखवाएं। लेकिन क्या ठीक है, हमारा अगर ऊपर से जो एक्शन लेने वाले अगर बोलेंगे तो एक्शन लेगा कौन? देखिए यानी अब वो शब्द भी ध्यान होंगे, जर्सी गाय किसने कही, क्या कहा, वो बड़ा बहुत चला था शब्द। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस समय यहाँ हम कोई बात को समझाने के लिए बैठे हैं, बतंगड़ करने के लिए नहीं बैठे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टी के नेताओं को, इनको ये छोटे छोटे जो पार्टी के जो पदाधिकारी ना, वो ये कहें कि आपकी बातों से आम जनता में आक्रोश होता है, कृपया हमारे क्षेत्र में आके आप अच्छे शब्द बोले। या हम लोग क्या है कि ज्यादा से उन लोगों को बुलाते हैं जो अपशब्द बोल सकता है, जो माहौल को गरमा सकता है। यानी अब क्या हो गया, डिमांड क्या होने लगी, बुद्धिजीवी की नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में आप सुधांशु जी जो त्रिवेदी है बहुत बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनको आप क्या हाउस मीटिंग में बुलाओगे, कि उनको आम सभा में नहीं बुलाओगे, क्योंकि वो अच्छे शब्द बोलेंगे। अच्छे शब्द बोलने वाले का या नहीं है, इनके भी ऐसे नेता है जो बहुत अच्छे शब्द बोलते। आप क्या देखिए, कौन गालीबाजी कर सकता है, कौन ठोक के बोल सकता है, कौन छाती ठोक के बोलेगा, कौन की शब्द में होगा। तो ऐसे नेताओं की आपके जो स्टार प्रचारक है ना, उनमें भी ऐसे होने लगे। तो आपको लगता है कि पब्लिक ऐसे लोगों की डिमांड करती है, पब्लिक भी यही सुनना चाहती है? पब्लिक को थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, क्यों? पब्लिक में क्या है कि वो जानते हैं नए मुद्दे आपके पास में, आप बोलोगे तो वही जिसमें आपको 2 मिनट ताली बजवानी है। पब्लिक के सामने आप क्या है कि कोई एक लेके आए, योजना लेके आए, नीति लेके आए। अब क्या है, योजना नीति के लिए आप बड़ी बड़ी सभाएं करते हो, बड़ी बड़ी सभाओं में योजना नीति से तालियां नहीं बज सकती। वहां उसके लिए तो आपको हाउस मीटिंग करनी पड़ेगी, चैम्बर मीटिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें तालियां, तो देखो तालियां बजाने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, अखबारों में छपने के लिए, मीडिया में चर्चित होने के लिए, डिबेट में आने के लिए कुछ न कुछ इनको ऐसा शब्द बोलना पड़ता है जिससे लगे कि हम आज के मैन ऑफ द मैच हम बन जाए। तो ये सब चीजें हैं, तो स्थितियां बदल गई। तो मैं मानता हूं कि नेताओं का दोष है, लेकिन साथ साथ में जनता को भी मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि जनता ऐसे लोगों को यदि प्रतिवाद शुरू कर दे, आज भरी कोई व्यक्ति चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का गलत शब्द बोलता है, आप क्यों नहीं हुल्लड़ मचाते हो? तो दो पे ही बात कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कुछ भी बोलती हैं। इस समय देश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, इन्हीं की बात करेंगे हम, क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, लीडरशिप दोनों की, क्यों लीडरशिप की बात कर रहे हैं, कि नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जनता जिस दिन जागृत हो जाएगी ना, एक भी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि आप अपशब्द बोले। अटल जी के इनके समय की जो हमने बातें की, उस समय जनता में एक जागृति थी, जनता अच्छे शब्द सुनना चाहती थी। आज जनता में थोड़ा क्या कर्णरस पड़ गया, वो भी देखती है कि कौन सा व्यक्ति, ये चीजें क्या कि ऊपर से नहीं नीचे भी हो गया। नीचे भी आप देखिए, मैं पंचायत के चुनाव में देखता हूं, पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार की बातें होती है, पंचायत समिति के चुनाव में जिस प्रकार की बात होती है, विधानसभा में जो बातें होती है, ये सब शर्मदायक बात हुई। अब यानी कुल मिला के जो एक सदन बनाया था कि राज्यसभा को बुद्धिजीवियों का सदन माना जाता था, अब राज्यसभा में भी किस प्रकार के लोग जाते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था से जाते हैं, ये सब बातें क्या है कि राजनीति में जो जहर घुला ना, यानी कुल ये कह सकता हूं पूरी दाल ही काली है। अब दाल क्या ढूंढे उसमें, क्या ढूंढे जी। चलिए मैं वापस एक बार देखता हूं, मैं एक प्रतीक सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रतीक जी देखिए, एक ट्रेंड और चलता है, पार्टी का कोई नेता कहीं से भी कुछ बोलता है,
उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है कहीं पे आपकी पार्टी की सरकार है तो कहीं और किसी कोने में जाकर के, और फिर आप पैसे भुगतते रहिए और फिर उसका मीडिया ट्रायल और 10 चीजें चलती रहती हैं। तो क्या वाकई ऐसा लगता है कि कुछ चीजों पर खुद राजनीतिक दलों को ही अपनी एक संहिता लागू करनी चाहिए कि हाँ हम इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, या तो ये हो। मैं जो शब्दों को अगर देखूं यूं तो पहले भी व्यंग और तंज कम नहीं है। मैं इंदिरा गांधी की सभाओं के भी कुछ आर्काइव्स में देख रहा था, अटल जी की सभाएं भी देखी, चौधरी चरण सिंह की भी देखी, ताऊ देवीलाल की भी सुनी मैंने। पिछले कुछ दिन से ये मैं चीजें सुन रहा हूं मैं ये, तो उसमें व्यंग और तंज इतने बढ़िया और सलीके से के साथ में। एक हरियाणा की रैली का था, चौधरी देवीलाल ने एक काउंटर किया था, उसके बाद में राजीव गांधी की सभा थी, वहां पे उन्होंने बड़े सलीके के साथ में उसका काउंटर का जवाब भी दिया। क्योंकि देखिए उस समय इतने संसाधन नहीं थे, बाकायदा जिस जगह पे आप रैली करने के लिए जाते हैं तो एक शुरू से ये आपके पास में एक ब्रीफिंग नोट होता है कि ये मुद्दे चल रहे हैं और ये इन नेताओं ने ये कह चुके हैं। बड़े सलीके के साथ में उन्होंने उसका जवाब भी दिया। लेकिन अब तो कहां सलीका होता है, अब तो ऐसा लगता है, और किसी ने काला झंडा दिखा दिया तो आप सोच सकते हो क्या होगा उसके हिम्मत ही, अगर कोई किसी को काला झंडा दिखा दे तो ये सहन शक्ति कम हो रही है नेताओं की, वजह क्या है? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली और मैं आपको शुरुआती दौर की और बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू के समय की, कि एक शंकर पिल्लई एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, बहुत ही फेमस, और वो सरकार के खिलाफ और व्यंग्यात्मक कार्टून बनाते थे। तो जवाहरलाल नेहरू एक बार उनसे मिले, उन्होंने बोला कि शंकर मुझे भी मत छोड़ना, अगर आलोचना करने का नंबर आए तो मेरी भी आलोचना उतनी ही कड़ी करना अपने कार्टून के माध्यम से जितने औरों की करते हैं। तो वो जो है, वो जो सहनशीलता है, वो 2014 के बाद में लगातार गिरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद में जो भाषा की शुचिता है वो लगातार गिरती जा रही है। अगर प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है तो आप सोचिए 140 करोड़ की जो जनता है उसके ऊपर क्या असर होगा। अगर 140 करोड़ का प्रधानमंत्री किसी को जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, खूनी पंजा, अगर इस तरीके के शब्द का उपयोग करता है, भाई आप और मैं और कोई और व्यक्ति करेगा तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की, आप मुझे बता दीजिए एक अखबार आज की तारीख में कोई कार्टून छप गया क्या आज आलोचना में प्रधानमंत्री का? और अगर छप जाएगा तो क्या उनको सहन हो जाएगा क्या? ये बीजेपी का जब से राज आया है, ये सहनशीलता लगातार उसके बाद में कम होती जा रही है। अब दूसरी बात करता हूं बिहार की। बिहार के चुनाव में आज अभी प्रधानमंत्री पर एक ही पार्टी की सहन शक्ति कम है सर कि ये सभी जगह ये हालत है। नहीं, कांग्रेस की बहुत अच्छी है, सदन में ये जिस वगैरह से फोटो लेके आते हैं। एक बार प्रतीक जी से मेरा सवाल है, फोटो कोई ऐसी थोड़ी लिया है जो नहीं लानी चाहिए। सहनशीलता वाली बात कर रहे हैं, सहनशीलता नहीं है। मैंने भी बताया कि कार्टून से अगर आलोचना होती है तो करनी चाहिए। यदि शंकर जी की फोटो लिया है तो उसके अंदर आपको आपत्ति है, बताइए। ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है। आप सदन की सदस्यता आपको देखना चाहिए, सदन में क्या होना चाहिए। आप सदन के रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। के अंदर तो ये भी होना चाहिए कि बहुत सारे सभाओं पे नहीं हो रही ना। चले सभाओं पे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। मैं सभाओं पे मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एक ही पार्टी की सहन शक्ति जवाब दे रही है कि वास्तव में ऐसा माहौल ही बन गया है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही पार्टी की, हो सकता है हमारी पार्टी के भी कुछ नेता हों, लेकिन शुरुआत कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। मैंने आपको अभी बताया, अभी सुनाया भी। मैं बोलता तो हो सकता है कि आप मेरी बात नहीं मानते, मैंने सुनाया प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए, पूरे विपक्ष के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, पूरे विपक्ष के लिए कह रहे थे कि मुजरा कर लीजिए। अभी इन्हीं के बिहार के एक नेता हैं गिरिराज जी है ना, वहां पे जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान तो देशद्रोही हैं। बताइए, ये भाषा है कि वो हमारे को वोट नहीं देते, वो तो देशद्रोही हैं। तो ये इनकी जो आप अगर काउंट करेंगे तो हम हो सकता है कि हमारी पार्टी के भी कुछ लिखे, लेकिन इनकी पार्टी में सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अपशब्द बोले उनको बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं, और जो जितनी अच्छी गाली दे सकता है उतनी जल्दी बीजेपी के जो द्वार हैं उसके लिए खुल जाते हैं। तो आप अटल जी के रास्ते बंद कर रहे हो, तो बेबाक तरीके से कहा है कि किसी भी रास्ते तो बंद है, चाहिए। देखिए, पहले अटल जी का रास्ता बंद था, अब इन अटल जी का रास्ता बंद है। तो अगर इनको अटल जी का रास्ता बंद कैसे हुआ? तो प्रधानमंत्री तक बने, कैसे क्या चाहिए आपको और मुझे और पूरे देश को पता है कि कैसे बने। आरएसएस कभी नहीं चाहता था, ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। आरएसएस कभी नहीं चाहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके रहते हुए आरएसएस की नीतियां लागू नहीं हो सकती थी और नहीं हुई। उन्होंने राजनीति में पूरी शुचिता रखी।
चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, कोई सी पार्टी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सब सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि वो कभी नहीं चाहती थी आरएसएस कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, इसलिए ये जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, इनका भी रास्ता बंद है। देखिए, जो भी कह रहे हैं, है ना, इस बात से कभी भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका वो प्रारंभिक स्तर हो राजनीति का या अपने उच्च स्तर पे भी पहुंच जाए, बट नीतियों से तो समझौता कभी भी किसी को करना ही नहीं चाहिए। वो बंद है चालू, वो तो ईश्वर है ना जाने क्या है। लेकिन एक बात बता देता हूं कि आपने जो सुनाया था वो 2019 का था ना। 2007 में सोनिया गांधी जी ने, आपने कहा ना कि पहले शुरुआत या बाद में शुरुआत, 2007 में मौत का सौदागर बोला गुजरात चुनाव में। हाँ, आपको ध्यान है 2018 में, सुनिए 2018 के अंदर उसके लिए खेद प्रकट किया था सोनिया जी ने। देखिए बात है, बोला ना आपके प्रधानमंत्री ने किया खेद प्रकट आज तक? नहीं, सुनिए आप, हमने देखिए, खेद प्रकट आपने किया ये अगर बोला। पहले और बाद की बात की देखिए, कि पहले किसने शुरुआत की और हमने ऐसा किया। तो हमने शुरुआत की, खेद प्रकट करने की आप भी कर दीजिए। ठीक जी, मैं तो कह ही रहा हूं आपको कि किसी भी को नहीं कहना चाहिए, और क्या कह सकता हूं। बिल्कुल सही अब कह रहे हैं इशू आप। है कि पहले और बाद की बात मैं आपने खेद की, तो प्रकट मैंने किया था कि नहीं किया था? आपको वो बात तो बताइए कि किसी को आप 140 बार, चाहे जैसे जहरीला सांप कहोगे, कभी कुछ कहोगे, कभी आप है ना, ये 2018 के अंदर गली गली में शोर है, ये सारे नारे चौकीदार चोर है, ये सब आप ही ने लगाए ना। तो आप किसी भी दायित्ववान, कंटिन्यू आप गालियां दे रहे हो और देते रह रहे हो, तो उसमें अब आप कहते वो भी गालियां देंगे नहीं, अब उसमें आप ये तय करते हो कि पहले कौन और बाद में कौन। मैं कह रहा हूं सुचिता रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चलिए, मैं ही माफी चाहिए। चाहूंगा अटल जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव। मेरा आज जो मकसद ये था, क्योंकि हम कोसों दूर बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी का युग है। आप चाहे बिहार में बैठ करके चैनल देख रहे हैं या सभा देख रहे हैं या जयपुर में बैठ के देख रहे हैं, एक ही बात है, पता तुरंत चल जाता है। सोशल मीडिया है, लिंक्स प्रोवाइड होते हैं, चैनल्स पे लाइव उसके सारी स्पीचेज आती हैं, पब्लिक डोमेन में होती हैं। लेकिन वाकई एक चिंता की बात है, किसी भी राजनीतिक दल को या तो राजनेताओं की और राजनीतिक दलों की सहन शक्ति जवाब दे रही है, या फिर ये रखना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो उसका काउंटर है, हमें भी उसी तरह से सहन करना होगा। या फिर सभी को, जैसे मैं आज की डिबेट में मैं लेकिन सैल्यूट करता हूं प्रतीक सिंह जी को भी, अटल जी को भी, ये पार्टी के वाकई वो स्पोक्स पर्सन है और कोई भी इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा। भाषाओं की मर्यादाओं का सबको ख्याल रखना चाहिए। अगर ये गिरावट कहीं तो रुकेगी और नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बोलने वाले भी शायद सोचते होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।